लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एडिपोज टिश्यू और उसके अंदर के वेलफेट स्टेज के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म के बारे में। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे रेस्टिंग स्केलेटल मसल के बारे में। तो देखते हैं रेस्टिंग स्केलेटल मसल के अंदर क्या होता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो है रेस्टिंग स्केलेटल मसल का, ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि जब भी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो भी बेसिक चेंजेस होंगे, जैसे कि अभी उसे एटीपी की डिमांड फिर ज़्यादा हो जाएंगी, तो बेसिक छोटे से छोटे चेंजेस को स्केलेटल मसल रिस्पॉन्ड करेगा। रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो मसल है वो 30% ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, और विगरस एक्सरसाइजिंग स्टेट के अंदर मसल जो है वो अप टू 90% ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि स्केलेटल मसल क्या है, मेनली ये ऑक्सीडेटिव टिश्यू है। तो ये ध्यान में रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। लेकिन स्केलेटल मसल अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस भी कर सकती है। तो वैसे तो स्केलेटल मसल ऑक्सीडेटिव टिश्यू है, लेकिन ये अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस भी कर सकती है। फिर हम देखेंगे डिफरेंस हार्ट मसल के अंदर और स्केलेटल मसल में क्या डिफरेंस होता है। तो हार्ट मसल कैसी रहती है, ये कंटिन्यूसली एक्टिव रहती है, और स्केलेटल मसल ये बीच बीच में, मतलब क्योंकि ये हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल के अंदर रहती है, तो जब भी हमें कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो तब ये एक्टिव रहेंगी। फिर हार्ट मसल के पास में कम्प्लीटली वहाँ पे एरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, और जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा, विदाउट एनी इंटरप्शन, सिर्फ एरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। और स्केलेटल मसल के अंदर एरोबिक, जब नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है तो एरोबिक, और फिर जब ऑक्सीजन कम है तो अनएरोबिक, जैसे कि विगरस एक्सरसाइज के टाइम पे, या फिर कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी हो रही है और जब ऑक्सीजन सप्लाई मतलब ठीक से नहीं है, तो अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस भी स्केलेटल मसल परफॉर्म कर सकती है। अब हार्ट मसल के पास में एनर्जी स्टोरेज जो ग्लाइकोजन और लिपिड का है वो नहीं के बराबर है, निग्लिजिबल है। लेकिन स्केलेटल मसल के अंदर ग्लाइकोजन का भी स्टोरेज है और लिपिड स्टोरेज भी है। फिर हार्ट मसल क्या करेंगी, फैटी एसिड, ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करेंगी एज फ्यूल के तौर पे यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्केलेटल मसल के अंदर कैसा होता है। तो पहले उसके अंदर होगा इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। अब ये वेलफेट स्टेज है, तो देखते हैं उसके अंदर मसल के अंदर क्या होगा। वेलफेट स्टेज के अंदर तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। हमने कार्बोहाइड्रेट रिच मील ले रखा है, तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए हमारी पेनक्रियास क्या करेंगे, इंसुलिन रिलीज कर देंगी, जिस वजह से इंसुलिन का लेवल भी ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मसल के पास क्या होते हैं, GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अब लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने कहा था GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास और कहाँ थे, एडिपोज टिश्यू के अंदर भी थे, और ये दोनों क्या है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। हमें GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। एक हमारे पास में होते हैं जो कि है GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स, ये हमारे लीवर के अंदर रहते हैं और ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो जस्ट ये पिछली वाली वीडियोस के अंदर मैंने बताया रखा है। तो देखिए, अब ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, वेलफेड स्टेज है, तो ग्लूकोज क्या करेंगे, GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू मसल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। अब ग्लूकोज से फिर मसल के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा ग्लाइकोलिसिस होकर हेक्सोकाइनेस के प्रेजेंस में। ये हो रहा है वेलफेड स्टेज के अंदर। लेकिन इसके अलावा एक बात जो नोट करने की वो ऐसा है कि फास्टिंग स्टेट के अंदर क्या होगा कि जो फैटी एसिड्स है और कीटोन बॉडीज है, ये क्या रहेंगे, ये मेजर फ्यूल्स रहेंगे फास्टिंग स्टेट के अंदर रेस्टिंग स्केलेटल मसल में। दूसरा, वेलफेड स्टेज के अंदर क्या होगा, इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अभी हमारे पास में इंसुलिन टू ग्लूकेगॉन का रेशियो ज़्यादा है क्योंकि वेलफेड स्टेज है, और हमने अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बना लिया है ग्लूकोज से। तो ये दोनों क्या फेवर करेंगे कि ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करना फेवर करेंगे। अगर ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट हो गए हैं, सपोज स्केलेटल मसल के अंदर कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी हुई है, एक्सरसाइज हुई है, और प्रीवियसली अगर ग्लाइकोजन के स्टोर्स डिप्लीट हो गए हैं, तो न्यू हम ग्लाइकोजन फेट स्टेज के अंदर बना लेंगे। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का रेशियो बढ़ा हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, हम ग्लाइकोजन बना लेंगे। फिर दूसरा होगा फैट मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। तो जो फैटी एसिड्स है वो रिलीज होंगे लाइपोप्रोटीन लाइपेज के प्रेजेंस में, तो काइलोमाइक्रॉन्स बनेगा और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बनेंगे। लेकिन फैटी एसिड क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स है फ्यूल का। प्राइमरी सोर्स कौन रहेगा, ग्लूकोज रहेगा मसल के वेलफेड स्टेज के अंदर। नेक्स्ट है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म किसमें, स्केलेटल मसल के अंदर। तो अगर हमने प्रोटीन रिच मील ले रखा है तो क्या होगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बढ़ जाएंगे। एब्जॉर्प्टिव स्टेट है, हम प्रोटीन के अंदर से जो भी अमीनो एसिड्स है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस भी स्केलेटल मसल के अंदर बढ़ जाएगा, और जो प्रोटीन्स पहले डिग्रेड हो गए हैं उन्हें रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट होगा इंक्रीज अपटेक ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड।
तो मसल्स जो रहती है उनके पास में ट्रांस अमीनेज नाम की एंजाइम रहती है। और मसल क्या है, ये प्राइमरी साइट है ब्रांच चेन अमीनो एसिड डिग्रेडेशन का। अब हमने देखा था कि लीवर के अंदर जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड थे कौन कौन से हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, ILV। तो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन जो लीवर के अंदर डिग्रेड नहीं हो पा रहे थे तो वो कहाँ जा रहे थे, मसल के पास में। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रांच चेन अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन होगा और ये यूटिलाइज हो जाएंगे नया प्रोटीन बनाने के लिए, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर इसे हम एनर्जी सोर्स के तौर पे यूटिलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन अडल्ट वेट के सिर्फ 2% ही रहता है ब्रेन का वेट, लेकिन जितना भी हमारा बेसल ऑक्सीजन कंजम्पशन है उसमें से 20% ऑक्सीजन वो ब्रेन ही कंज्यूम करता है रेस्टिंग स्टेट के अंदर। ब्रेन क्या है, ये हमारा वाइटल ऑर्गन है, तो सारे ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ब्रेन को कंटिन्यूस फ्यूल सप्लाई करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो इसे क्या देते हैं हम, ब्रेन को स्पेशल प्रायोरिटी दी जाती है। तो ब्रेन को स्पेशल प्रायोरिटी देने के लिए ब्रेन के पास में क्या रहते हैं, एंडोथेलियल सेल्स रहते हैं, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो भी फ्यूल है उसको ये एंडोथेलियल सेल्स का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। एंडोथेलियल सेल्स क्या है, ये ब्रेन के अंदर जो भी ब्लड वेसल है वहाँ पर रहते हैं एंडोथेलियल सेल्स, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर। और ग्लूकोज ये क्या है, प्राइमरी फ्यूल है ब्रेन के लिए। और एक और बात जो ध्यान रखने वाली है कि ब्रेन के पास में क्या रहते हैं, GLUT3 ट्रांसपोर्टर्स। हमने 3 अभी तक ट्रांसपोर्टर डिस्कस कर लिया, GLUT4 जो कि है मसल में एडिपोज टिश्यू के अंदर, और GLUT2 जो लीवर के अंदर थे। अब ब्रेन के अंदर क्या है, GLUT3 ट्रांसपोर्टर्स है, ये इंसुलिन इनएक्टिव है, और ये मतलब सिर्फ इसमें से ग्लूकोज ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। अब मेन चीज़ क्या है, जब हाइपोग्लाइसेमिया रहेगा यानी कि ग्लूकोज कम रहेगा हमारे बॉडी के अंदर फास्टिंग स्टेज में, या फिर कोई भी अगर थोड़ी भी टाइम के लिए हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, ग्लूकोज की लेवल अगर फॉल हुई, तो ब्रेन के अंदर जो भी सेरेब्रल फंक्शंस है वो इम्पेयर हो सकते हैं। कभी कभी सीवियर कंडीशन के अंदर ब्रेन को डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए ब्रेन को फ्यूल प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो फास्टिंग स्टेट के अंदर क्या होगा, ऐसे टाइम पे कीटोन बॉडीज़ जो है, तो कीटोन बॉडीज़ जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी फ्यूल के तौर पे, और ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज के ऊपर ब्रेन की डिपेंडेंसी मतलब एज अ फ्यूल वो कम कर देंगी। ग्लूकोज क्या है, ब्रेन के अंदर का प्राइमरी सोर्स है फ्यूल का। ग्लूकोज क्या है, ब्रेन के अंदर प्राइमरी सोर्स है फ्यूल का। तो अगर 40 मिलीग्राम से मतलब 40 मिलीग्राम पर 100 ml से कम हुआ अगर ग्लूकोज का लेवल, तो सेरेब्रल फंक्शंस क्या हो सकते हैं, इम्पेयर्ड हो सकते हैं। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना रहता है, 70 to 99 मिलीग्राम पर 100 ml रहता है। हाइपोग्लाइसेमिया अगर हुआ यानी कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ऐसे टाइम पे क्या होगा, इसलिए जो फास्टिंग स्टेट के अंदर कीटोन बॉडीज़ जो है वो ब्रेन के लिए फ्यूल के तौर पे काम करेंगे। फिर दूसरा हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो फेड स्टेज के अंदर ब्रेन के अंदर ग्लूकोज क्या है, ये एक्सक्लूसिवली फ्यूल का काम करेगा, और ग्लूकोज ब्रेन के अंदर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा इंटू CO2 और H2O, क्योंकि अब ब्रेन के पास में कोई ग्लूकोज के लिए सिग्निफिकेंट स्टोर नहीं है, इसीलिए ब्रेन क्या है, कम्प्लीटली ब्लड ग्लूकोज के ऊपर डिपेंडेंट है फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा हम ब्रेन के अंदर है फैट मेटाबॉलिज्म। तो अब ब्रेन के पास में ना ही ग्लूकोज का कोई स्टोर है ना ही कोई फैट का स्टोर है, ये बात दोनों ध्यान रखने वाली है। तो जो भी फैटी एसिड है वो काफ़ी लिटिल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फैटी एसिड्स रहते हैं वो अल्ब्यूमिन के साथ में बाउंडेड रहते हैं, और ये ब्रेन के पास में जो ब्लड ब्रेन बैरियर है एंडोथेलियल सेल का, वो ये नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो ये था ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ फास्टिंग।